हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त हो ना? यस. तो एज यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड 3 मेन चैप्टर्स ऑफ आवर केमिस्ट्री सब्जेक्ट. तो हमने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. आज से हमें 4th चैप्टर शुरू करना है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ये इस चैप्टर का नाम है. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है जो हमें शुरू करना है. बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में काफी चीजें पता चलेगी. मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूं, पर उससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं. ठीक है? जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करें, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करें, देखो जैसे कि यहां पर हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है. ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि हम लोग मैटर के बारे में समझते हैं कि मैटर क्या होते हैं. बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैटर वो होते हैं जो यूनिवर्स में छोटी छोटी जगह भी, यानी कि यूनिवर्स की थोड़ी सी जगह भी ऑक्यूपाई करते हो, और जिसका मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. ठीक है? तो ये जो मैटर होता है, तो आज ये छोटा भी हो सकता है या फिर वो बड़ा मैटर भी हो सकता है. अपने घर का डोर भी एक मैटर है, और शुगर का एक छोटा पार्टिकल या सॉल्ट का एक छोटा पार्टिकल भी मैटर है. यानी कि कुछ मैटर साइज में छोटे हैं, कुछ मैटर साइज में बड़े हैं, लेकिन मैटर है तो सही, विजिबल भी है हमें. तो ये मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स जो रहते हैं इकट्ठा होते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और तभी वो रह पाते हैं. तो जब ये मैटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो इन एटम्स को एक साथ रखने वाला कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स तो जरूर होगा. समझ में आया कि नहीं? ऐसा कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स तो जरूर होगा जो इन मैटर को एक साथ रखता हो. समझे? तो वो जो चीज होती है जो इन मैटर को जोड़ के रखता है, उसको बोल दिया, यानी कि एटम्स को मैटर के अंदर जोड़ के रखता है, उसको हमने बोल दिया दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. हम लोग बात करें कि भाई हम घर में एक साथ रहते हैं, तो आप स्टूडेंट हो, तो आप आपके पापा से, फादर और स्टूडेंट मतलब कि बच्चे की तरफ पे कनेक्टेड हो, पेरेंट्स से. आपका भाई बहन है तो आप उनके ब्रदर सिस्टर हुए. ठीक है? आपका फ्रेंड कोई है, तो जैसे आप एक मान लो कि एक घर में हो और आपके घर में अलग अलग मेंबर्स हैं, तो वो हर एक मेंबर के साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन है. दादाजी के साथ रिलेशन है, दादा और पोते का या पोती का, बराबर कि नहीं? सेम वे पापा के साथ है तो बेटा या बेटी का. समझे? सिस्टर ब्रदर के साथ वो रिलेशन, यानी कि वहां पर आप कोई ना कोई प्रकार के, एक अलग प्रकार के इमोशनल बॉन्ड से कनेक्टेड हो. सेम वे हम जितने भी मैटर दुनिया में देखते हैं, उनमें जितने भी एटम्स होते हैं, वो भी सारे कोई ना कोई प्रकार के केमिकल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये सारे चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चलिए तो फिर मैं लिखना शुरू करता हूं, नोट्स बनाते हैं. मैटर आर those which occupy some space in universe. यूनिवर्स में वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स आर कनेक्टेड to other atom by some kind of bond, some kind of
केमिकल बॉन्ड, सम काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोई ना कोई प्रकार के केमिकल बॉन्ड से वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, कोई ना कोई प्रकार के केमिकल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब यहां पर अगर हम देखें तो अलग अलग मॉलिक्यूल में चाहे एटम एक आधा सेम हो, कॉमन हो, पर उसका जो रेशियो है कनेक्ट होने का वो अलग अलग होता है। लाइक मैंने यहां पर मीथेन लिया जिसका फॉर्मूला बनता है CH4, फिर मैंने लिया अमोनिया दैट इज NH3, फिर मैंने लिया वाटर दैट इज H2O। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल की, कोई भी मॉलिक्यूल्स के। अब ये मॉलिक्यूल में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, और ये मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। अब यहां पर आप देखोगे तो एटम इसमें एक कॉमन है, पर फिर भी उसका जो रेशियो है, उसका जो कंटेंट है वो अलग है। ऐसा क्यों हुआ? वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो हमें नहीं पता। जो हमें इस चैप्टर से पढ़ना है कि भाई मॉलिक्यूल अलग अलग में एलिमेंट अगर मान लो कॉमन है तो उनका जो रेशियो है, उनका जो कंटेंट है वो अलग अलग होगा, और इसमें जिस प्रकार का बॉन्ड होगा वो भी अलग अलग हो सकता है, रेशियो भी अलग एंड बॉन्ड भी अलग अलग होगा। देखते और भी चीज है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हालांकि यहां पर इन एटम्स के बीच में, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इन मॉलिक्यूल एटम्स को एक साथ जोड़ के रखता है, जिसको हम लोग ने बोल दिया है केमिकल बॉन्ड। क्या होता है? उसको हमने बोल दिया है केमिकल बॉन्ड। समझे कि नहीं? तो उसका डेफिनेशन दिया है, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituent atom, ion, etc. together in different chemical species is called a chemical bond. भले एटम अलग अलग हो पर उसको एक साथ जोड़ के रखने वाले को, ऐसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। A strong force of attraction which holds atom different atoms आएगा, which holds different atoms in a molecule is called chemical bond। बेसिकली यहां पर एटम की जगह पर आप आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अब बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग को मॉलिक्यूल्स की सारी डिटेल पढ़नी है कि उनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, कैसे है, क्यों है, फिर हमें पढ़ना है उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, और भी उनकी डिटेल्स हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब अगर हम आगे के चैप्टर्स की बात करें तो वहां पर कहीं पे भी हमने मॉलिक्यूल के डिटेल्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, लाइक उसके डिटेलिंग्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ये सारी चीजें, एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, क्यों साथ में है यही एटम्स, ये सारे चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर चैप्टर्स में कंप्लीट नहीं किया। तो बेसिकली ये चैप्टर में हियर वी विल स्टडी complete details about molecule, बॉन्ड वगैरह सब कुछ। लाइक मैं कुछ चीजें लिखता हूं, लाइक
लाइक कौन से टाइप का बॉन्ड है वो पता चलता है, ठीक है, बॉन्ड कौन से टाइप का है, फिर बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, फिर बॉन्ड लेंथ क्या है, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें इस चैप्टर से पता चलने वाली है, ठीक है, समझे कि नहीं। मॉलिक्यूल की जन्म कुंडली ये ले सकते हो आप, तो पूरे मॉलिक्यूल की जन्म कुंडली से लेकर अभी तक की जर्नी कि भाई कहां पर कैसे रिएक्ट होगा, वहां तक हमें इस चैप्टर में डिटेलिंग मिलेंगे। लेकिन ये पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली 4 थियरीज पढ़ना है डिटेल में। देयर आर ओनली 4 थियरीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट आल्सो इन डिटेल। व्हिच आर दे 4 थियरीज? कौन से हैं? विच आर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी? देखते हैं, चलिए। पहला थियरी है दैट इज कॉसेल लुईस थियरी, ठीक है। सेकेंड थियरी है दैट इज VSEPR थियरी, जिसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, ठीक है, VSEPR थियरी। तीसरा है VB थियरी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। एंड चौथा आखिरी थियरी है दैट इज MOT, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो बेसिकली हमें ये 4 थियरीज इस चैप्टर में पढ़ना है। एक है कोसेल लुईस थियरी, दूसरा है VSEPR थियरी जिसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी, तीसरा है VB थियरी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बैंड आएगा एक्चुअली, वैलेंस बैंड आएगा, वैलेंस बैंड थियरी, एंड चौथा है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये 4 थियरीज को हमें डिटेल में पढ़ना है और आज ही के वीडियो के लेक्चर में मैं आपको ये यानी कि कॉसेल लुईस थियरी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस, तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड टेक द and after taking the screenshot write the note it down. Okay, let's go to the new topic, that is Cossel Lewis theory. Let's go to the Cossel Lewis theory. Okay, that is the theory which we are going to start. First is the Cossel Lewis theory. We are on page number 101. Cossel Lewis approach to chemical bond. Okay, Cossel Lewis theory. ठीक है ना, Cossel Lewis theory। चलिए पढ़ते हैं। बेसिकली कोसेल लुईस ने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है एटम्स के बीच में उसको समझाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के जरिए समझाया। अब वो कैसे है वो हमें पता चलेगा।
देखो वैसे तो उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने केमिकल बॉन्ड के बारे में अटेम्प्ट किए समझाने के लिए, बट कॉसल लुईस की थियरी अच्छी तरह से एक्सेप्टेड हुई और उनका अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा कोई भी केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है उसके दो पार्ट्स रहते हैं। दे आर ऑफ टू पार्ट्स। पहला होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल एंड सेकेंड दैट इज आउटर मोस्ट शेल। अब उनके कंसेप्ट के मुताबिक उन्होंने एटम को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। कैसे, क्या किया देखते हैं। लाइक हमने कोई भी एक एटम बनाया, लाइक यहां पर मैंने एटम का न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, फिर मान लो कि भाई मैं यहां पर सोडियम एटम ले रहा हूं, Z इक्वल टू 11 आएगा, 2,8,1। ठीक है, यानी कि 3 शेल बनाने हैं सोडियम में, पहला शेल, दूसरा शेल एंड तीसरा शेल। ठीक है, अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पांच, 6, 7, 8 और फिर आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है, आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, 2, 8, 1। ठीक है, 2, 8, 1। तो जरा ध्यान से देखना यहां पर कि इसने बोला है, कॉसेल लुईस ने, कि एटम के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड दूसरा है आउटर मोस्ट शेल। अब देखो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल किसको बोला, इतने पार्ट को, एक पार्ट हुआ। ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पार्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, और ये जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है। अब इसी का नाम पॉजिटिवली चार्ज कर्नल क्यों रखा, आप खुद लॉजिक सोचिए कि क्यों ऐसा होगा। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन्स कितने, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियस में टोटल 11 प्रोटॉन्स हैं और इतने पार्ट में टोटल कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल करिए 11 इंटू +1 एंड 10 इंटू -1। तो इसका नेट चार्ज क्या बना, +1 बन गया। इसका नेट चार्ज क्या बन गया, तो पूरे इतने पार्ट का नेट चार्ज +1 बना। इसलिए इतने पार्ट को बोला है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। और ये जो पार्ट है वो आउटर पार्ट हो गया, आउटर शेल बोल सकते हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल सकते हो। यानी कि ये पार्ट क्यों पॉजिटिवली चार्ज कर्नल हुआ वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यू मस्ट बी क्लियर ऑफ इट। क्लियर है। अब उनका ये बोलना था कि लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड विद द केमिकल बॉन्ड। अब उनका ये मानना था कि कोई भी एटम जो होता है जब वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनता है। अब ये सेंटेंस पे बहुत ही ध्यान रखना, उनका कहना था, क्योंकि ये कहानी जो है उसमें ट्विस्ट इधर से ही शुरू होगी। तो ये सेंटेंस जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, क्योंकि पूरी थियरी पढ़ने के बाद यही सेंटेंस पे पूरी थियरी बेस्ड है। लाइक लुईस का कहना था कि अगर एटम्स को आपने इकट्ठा किया, आप मान लो भाई 2 हाइड्रोजन लिए, आपने क्या किया, आपने 2 हाइड्रोजन लिए और उनको कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, या फिर आपने H2SO4 बनाया, या फिर आपने HCl बनाया, या फिर आपने H2O बनाया, या आपने कोई भी मॉलिक्यूल को बनाया।
तो इनमें जो भी एटम्स इकट्ठा हो जाएंगे तो वो अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन करेगा, यानी कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये जो एटम्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या गेन करेंगे। समझे कि नहीं? तो तभी उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जिस मॉलिक्यूल के सारे एटम ऑक्टेट होते हैं वही मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है, वरना वो स्टेबल नहीं हो सकता है, और एल्स इट कैनॉट बी स्टेबल। ये एक फिक्स और ये कंफर्म चीज है, ऐसा लुईस का बोलना था। समझे? लाइक हमने H2 लिया है तो इसमें क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन का। कैसे क्या हुआ है वो हम आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लाइक Na लिया है तो उसमें Na प्लस बना होगा, Cl माइनस बना होगा, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। समझे? यानी कि यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पर शेयरिंग हुआ है या कहीं पर ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम सारे के सारे क्या होने चाहिए? अगर ऑक्टेट है तो ही वो स्टेबल है, ऐसा लुईस का मानना था, वरना वो स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। और इसी सेंटेंस के बाद पूरी थियरी आने वाली है कि सेंटेंस क्या है, ऑल दोस एटम विच कंबाइन एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल, if all the atoms are having octet configuration, then only they can form a stable molecule। तो ही वो स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट क्या ये सही है? इज इट ट्रू और इज इट अनट्रू? व्हाट इज द थियरी बिहाइंड इट? तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस बात को सस्पेंस रख के छोड़ते हैं, ठीक है? ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। ओके, और थोड़ा सा बने तो सोचना, टेक्स्ट बुक में पढ़ना, ठीक है? जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला होता है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर का जो थियरी पार्ट है वो टेक्सचुअल वो पढ़ लेना चाहिए, और नेक्स्ट जो आने वाला है उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय एवरीवन, टेक केयर।